प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कुछ बातें हम करेंगे, कुछ प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, विशेष करके नेट और जेआरएफ की तैयारी के लिए, उसको लेकर के थोड़े से टिप्स आपको बताएंगे। फिर हम पर्टिकुलर उसकी तैयारी पर बात करेंगे और आगे चल कर के ज़रूरी विषयों पर खुद भी कुछ बोलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो प्राध्यापक हैं, महत्वपूर्ण जो प्रोफेसर हैं, जिनका उस पर्टिकुलर विषय पर गंभीर पकड़ है, उनसे इस विषय पर चर्चा करवाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि नेट और जेआरएफ हिंदी में करने के लिए हमें किस तरह की तैयारी की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से मेहनत करना चाहते हैं तो कोई भी सफलता आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। मेहनत कैसे किया जाना चाहिए, इस बात की डायरेक्शन आपको ज़रूर होनी चाहिए, या यूँ कहें कि मिलनी चाहिए। स्वाभाविक है कि ऐसी डायरेक्शन या ऐसा दिशा निर्देश कोई अनुभव संपन्न व्यक्तित्व ही दे सकता है। तो जहाँ तक बात हिंदी में नेट और जेआरएफ की तैयारी करने की है, तो उसमें 5-7 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें ठीक से ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि हिंदी की जितनी भी विधाएं हैं, उन पर जो थोड़ी बहुत पकड़ है वह आपकी होनी चाहिए। गद्य की हो या पद्य की हो, जो भी विधाएं हैं, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, डायरी है, आलोचना है, जीवनी है, आत्मकथा है, ऐसे तमाम जो विधाएं हैं, नाटक है, एकांकी है, इनकी मोटी मोटी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। जब आप इनकी जानकारी रख रहे होते हैं, उसी समय इन विधाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिनसे युग आच्छादित होता है, जिनसे उस समय की परंपरा परिभाषित होती है, उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे 2 चीज़ें होंगी कि एक तो आपको वह युग ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा, दूसरा उस युग में क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं वह भी समझ में आ जाएगी। तीसरी बात, रचनाकार का परिवेश कैसा रहा है, उसकी बोली, उसकी भाषा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता किस तरीके की रही है, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। जो एक बात विशेष तौर पर समझ में आएगी वह ये कि किस रचनाकार का समय कितने समय तक रहा है। जब आप इन मुद्दों पर गंभीर हों, तब आपको महत्वपूर्ण रचनाकारों की सूची उस समय विशेष के दायरे में रखना शुरू कर देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा था कि आपके पास कुछ हो या ना हो, ये ज़रूर हो कि विधा कौन कौन सी हैं, उस विधा के महत्वपूर्ण रचनाकार कौन कौन से हैं। ये 2 चीज़ें जब आप ठीक तरीके से जान जाओगे तो अन्य चीज़ों को समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको विधाएं पता चल गई, आपको उन विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाकार पता चल गए। जाहिर सी बात है कि जब विधाएं और रचनाकार आपको पता चल गए तो उन रचनाकारों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह भी आपको पता चल जाएगी, यह भी आप समझ लोगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप हिंदी साहित्य के इतिहास पर चले जाइए। यहाँ 3-4 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। पहली बात जो मैं सजेस्ट करूँगा वह ये कि 1 लाइनर बुक से बचिए। मार्केट में बहुत सी किताबें आई हैं, वे आपकी प्रैक्टिस तो करवा सकती हैं, वे आपके अंदर जो ज्ञान को याद करके लेने की क्षमता है उसको तो बढ़ा सकती हैं,
लेकिन समझ जो है उसको विकसित नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआती दौर में हमें जिस बात की सबसे बड़ी ज़रूरत है वह है समझ को विकसित करने की। जब आपकी समझ विकसित होगी तो अन्य प्रश्न ऑटोमेटिकली सॉल्व होते चले जाएंगे। वन लाइनर क्या करते हैं? वन लाइनर ज़रूरी चीज़ों को ले करके प्रश्न बनाते हैं। कभी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई अध्याय जब पलटेंगे तो एक एक पैराग्राफ के वन लाइनर कम से कम 5-5, 6-6, 10-10 प्रश्न बिल्डअप करते हैं। यहाँ इस प्रकार की प्रक्रिया को खुद तैयार कीजिए, यह अच्छा है, बशर्ते कि वन लाइनर के जाल में स्वयं को फंसने से रोक पाएँ। यह कदम आपको सबसे पहले उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विस्तृत पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ है जो आपके अंदर समाहित होता जाएगा, आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। फिर आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडीज़ जब करेंगे, तब काफ़ी कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा। अब जो बात मैं कहना चाहता था वह ये कि सबसे पहले ये करिए कि अब आप यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहासों के पास आ जाइए। जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, मेरी नज़र में उनमें 3, 4, 5 किताबें आपके पास हर हाल में इर्द गिर्द होनी चाहिए। सबसे पहली किताब तो आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास होना चाहिए। कोई कितनों भी कह ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल समझ में नहीं आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आउटडेटेड हो चुके हैं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, आदिकाल और मध्यकाल से प्रश्न कम आते हैं, इन सब बातों पर आपको जाना ही नहीं है। आपने चुपचाप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को अपने सिरहाने रख लेना है खरीद करके। दूसरी जो अभी हम जनरलाइज चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम और गंभीरता से बात करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मेरी नज़र में वह ये कि आपके पास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास होना चाहिए। इसके होने से विपुल सामग्री के अभाव से आप परेशान नहीं होंगे। बहुत सामग्री है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा संपादित है, उसमें बहुत सी सामग्री है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, दोनों में एक ज़मीन आसमान का अंतर है। एक घटनाओं और वृत्तांतों से भरा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि दूसरा आपके अंदर आलोचनात्मक और क्रिएटिव क्षमता को बिल्डअप करता है, और उसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। यही आपको चुपचाप तीसरे हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसको हम कहते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह डॉक्टर बच्चन सिंह की है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आप जब रीतिकाल तक चुपचाप रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए, फिर जब आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आएंगे तो वहाँ भी यही चीज़ें दोहराई गई हैं अपनी शैली में। इसको दोहराना नहीं कहते हैं, उन्होंने अपने तरीके से लिखा है, उन्होंने अपने तरीके से लिखा है। जब आप बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, और जब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, और जब डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो तीनों के बीच एक जो अच्छी चीज़ आप पाएंगे कि जहाँ वृत्तांतों, घटनाओं, सन आदि से हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र का है वह भरा हुआ है, वहीं आलोचनात्मक और विवेक सम्मत अभिव्यक्ति क्षमता से अच्छी तरीके से बनी हुई है ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। तीसरा, जब डॉक्टर बच्चन सिंह को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें भी अभिव्यक्ति कौशल गजब का निखरता है। उनका जो विश्लेषण करने की जो उनकी क्षमता है, उससे आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और गद्य में जब आप किसी गद्यकार से प्रभावित होते हैं तो उसकी अमिट छाप, उसकी अभिव्यक्ति कौशल से ज़्यादा उसका प्रस्तुतिकरण आपके दिमाग में बैठता जाता है। तो साहित्य के इतिहास पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए
इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। तो बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसको भी आप गंभीरता से लें। चौथी महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत गजब की किताब है, बहुत ज़रूरी किताब है, एक तरह से डिबेट करती हुई किताब है। इन चारों किताबों के माध्यम से आप हिंदी साहित्य के व्यापक परिक्षेत्र में सक्षम होंगे, समृद्ध होंगे। आपके पास अभाव जैसा कोई चीज़ दिखेगा नहीं। इसके आगे आप रामचंद्र तिवारी का जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है उसको भी ले सकते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण किताब है। तो उससे आप गद्य साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ नवीन परिवर्तन चल रहा है वह भी आपको समझ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 5 किताबें आपके पास हैं तो आप ये मान के चलो कि एक मजबूत कंडीशन में आप पहुंच रहे हैं। अगर ये 5 किताबें नहीं हैं तो इनकी कमी को अलग से दूसरी किताबें जो मार्केट में आई हैं वह नहीं पूरी कर पाएंगी। जब आप तैयारी के उद्देश्य से आए हैं तो यहाँ उद्देश्य सिर्फ नेट और जेआरएफ का ही सॉल्व नहीं होगा। आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण परिदृश्य को व्यापक परिक्षेत्र में समझ सकेंगे और उसको अपने व्यवहार जगत का हिस्सा बना सकेंगे, ये भी दावा है। आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए ये 5 किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती हैं ना। इसके अतिरिक्त क्या करना है, 2-3 बातें और हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। कुछ समसामयिक पत्रिकाएं जो चल रही हैं उनको लेके रखना है। कहना ना होगा कि 5-6 पत्रिकाएं आपके सेल्फ में होनी चाहिए। हंस हो गई, वीणा पत्रिका हो गई जो इंदौर से पब्लिश होती है, और आप ये मान के चलो कि एक कथा देश पत्रिका आती है, वह पत्रिका हो गई। आप आलोचना पत्रिका को अपने पास रख सकते हैं। एक बहुत गजब की नई मैगजीन शुरू हुई है राजकमल प्रकाशन से, उसका नाम है मुझे सामाजिकी, शायद बद्री नारायण जी उसके संपादक हैं। वह भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका सिद्ध होगी जो अंतर अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत आपको मजबूत बनाएगी। और अखबार की दृष्टि से जब बात करें साहित्य की तैयारी की दृष्टि से, तो मेरी नज़र में अभी तक फ़िलहाल आप बेसिकली या तो जनसत्ता को हिंदी में महत्व माने, या तो फिर महत्व दें, या तो फिर एक समाचार पत्र और है दैनिक ट्रिब्यून। इन 2 में से एक आपके साथ होनी चाहिए, दोनों हो तो कोई गलत नहीं है। पत्रिका पढ़िए। आपके पास अगर प्रिंट फॉर्म में पत्रिकाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो उसके लिए आप नॉटनल में जा सकते हैं, वहाँ ये सारी मैगजीन्स आपको उपलब्ध होंगी। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं कि अधिकांश यूट्यूब चैनलों के भ्रमों में फंसने और उलझने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपना प्रचार और दूसरे को नीचा दिखा रहा हूँ, तो इस दृष्टि से कई मायनों में आप हमें भी नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है डेस्क पे कार्य करना। यूट्यूबर बहुत गंभीर होकर काम नहीं करते हैं, या उन्हीं चैनलों का चयन कीजिए जहाँ गंभीर प्रक्रिया के तहत चर्चाएं हों, जहाँ महत्वपूर्ण विद्वान बैठकर किसी न किसी विषय पर अपना ज्ञान दे रहे हैं और वे आपके लाभार्थ हो सकती हैं ना। तो नेट और जेआरएफ के लिए बहुत और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को अपने पास रखिए और एक अलग तरीके की योजना पर कार्य करते हुए आगे बढ़िए। अलग तरीके की योजना पर कार्य कैसे करना है यह हम आपको लगभग अगले वीडियो में बताएंगे। तो
धन्यवाद।